एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ लेक्चर्स बाय डॉक्टर शिवी भसीन। आज हम एक दूसरा नया टॉपिक लेकर आए हैं जो कि हमारा प्रोटीन का जो यूनिट टॉपिक्स चल रहे थे एमएससी जूलॉजी में जो टॉपिक्स थे प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जो मैंने वीडियोस पोस्ट किए थे। उसके बाद एक वीडियो पोस्ट किया था कि मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ प्रोटीन में इलेक्ट्रोफोरेटिक मेथड को मैंने आपको पोस्ट किया था। अब उसी के अलावा एक और तरीका है जिससे हम प्रोटीन सेपरेट और प्यूरिफाई कर सकते हैं, वो है बाय यूजिंग क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशन मेथड। तो ये जो क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशन मेथड होता है इसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन, देन डिफरेंट मेथड्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी, आयन एक्सचेंज मेथड, हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन क्रोमेटोग्राफी से सेपरेशन हो सकता है, जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी से हो सकता है, एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी से हो सकता है। ये सब मेथड्स क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स हैं जिनसे कि हम प्रोटीन का सेपरेशन और प्यूरिफिकेशन कर सकते हैं। फिर हम इसमें रिसेंट स्टडीज़ देखेंगे और लास्ट में कंक्लूजन। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्रोमेटोग्राफी क्या होती है। क्रोमेटोग्राफी 1903 में माइकली ट्विस्वेट ने डिस्कवर करी थी और इन्होंने सॉल्युबलाइज्ड प्लांट पिगमेंट से सॉलिड एब्जॉर्बेंट इस्तेमाल करके प्लांट पिगमेंट्स का सेपरेशन किया था। मोस्ट ऑफ द मॉडर्न क्रोमेटोग्राफिक प्रोसीजर में मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस टू बी फ्रैक्शनाइज्ड इज डिजॉल्व्ड इन अ लिक्विड। ज़्यादातर जो मॉडर्न क्रोमेटोग्राफिक प्रोसीजर्स होते हैं उनमें हमें जिस भी सब्सटेंस को सेपरेट करना होता है उसे हम लिक्विड के अंदर डिज़ोल्व कर देते हैं और एक कॉलम के थ्रू उसे रन करते हैं। और एक सॉलिड मैट्रिक्स का दो तरह के फेजेस हम क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक में इस्तेमाल करते हैं। एक तो वो जिसके अंदर कोई भी सब्सटेंस को हम डिज़ोल्व करते हैं जिसको हम कहते हैं मोबाइल फेज, और दूसरा वो जिसमें हम सॉलिड मैट्रिक्स जो है पोरस कंटेनिंग सॉलिड मैट्रिक्स वाला जो हिस्सा होता है जो कि स्टेशनरी फेज होता है, जो कि मूव नहीं करता। अब इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है कि एज दी सॉल्यूट फ्लोज थ्रू दी कॉलम दे इंटरेक्ट विद दी स्टेशनरी फेज एंड आर रिटार्डेड। जो सॉल्यूट जब कॉलम से फ्लो करता है तो वो स्टेशनरी फेज के कांटेक्ट में आता है और उसकी जो स्पीड होती है वो कम हो जाती है, वो रिटार्ड हो जाता है। और रिटार्डिंग फोर्स इस बात पे डिपेंड करता है कि जो सॉल्यूट फ्लो कर रहा था उसकी प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं, यानी कि सॉल्यूट की प्रॉपर्टी के बेसिस पे ये डिसाइड होता है कि वो किस रेट से धीरे पड़ेगा। मगर जैसे जैसे सॉल्यूट फ्लो करेगा ये निश्चित है कि वो स्टेशनरी फेज के साथ रिएक्ट करेगा और उसका जो स्पीड है वो कम होगा। अब किस हिसाब से स्पीड कम होगा वो डिपेंड करता है कि सॉल्यूट की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। और क्रोमेटोग्राफिक प्रोसीजर जो होते हैं वो जनरली यूज़ किए जाते हैं प्रोटीन को प्यूरिफाई करने में, और ये डिपेंड करता है प्रोटीन और स्टेशनरी फेज के नेचर के ऊपर कि किस तरह से ये इंटरेक्शन होगा। और एक बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि क्रोमेटोग्राफी एक सेपरेशन टेक्निक है, मतलब क्रोमेटोग्राफी हम प्रोटीन्स को सेपरेट करने के लिए, प्यूरिफाई करने के लिए इस्तेमाल में लाते हैं। ठीक है, ईच क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक यूजेस स्ट्रिप्स ऑफ फिल्टर पेपर। इसमें क्रोमेटोग्राफी करने के लिए हमें बेसिकली फिल्टर पेपर की स्ट्रिप्स लगती हैं और मॉडर्न कॉलम क्रोमेटोग्राफी में ग्रैन्युलर डेरिवेटिव्स लगते हैं जैसे सेल्यूलोज के, एग्रोज के, डेक्सट्रेन के। कई तरह की क्रोमेटोग्राफी होती है। यदि हम पेपर क्रोमेटोग्राफी करेंगे तो हमें पेपर की स्ट्रिप्स लगती है। आप सब ने एक प्रैक्टिकल किया होगा, हम लोग स्कूल के ज़माने में करते थे कि प्लांट से हम क्लोरोफिल के पिगमेंट्स को सेपरेट करते थे। तो उसमें हम क्या करते थे कि प्लांट का जो मटेरियल लीफ वगैरह है उसे लेके उसका एक्सट्रैक्ट सॉल्यूशन प्रिपेयर करते थे, मतलब उसको पीस के इसका सॉल्यूशन बनाते थे और पेपर पे उसकी थिन स्ट्रिप्स काट लेते थे और उस पर लोडिंग करके क्रोमेटोग्राफी करते थे। तो अगर पेपर को यूज़ करके क्रोमेटोग्राफी करेंगे तो वो पेपर क्रोमेटोग्राफी होगी। अगर क्रोमेटोग्राफी हम थिन लेयर बनाकर भी करते हैं, वैक्स कोटेड स्ट्रिप्स बनाई जाती हैं ग्लास की, तो उस पर करते हैं अगर हम, तो वो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी कहलाती है। इसी तरह से एक हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी होती है HPLC, जिसमें ऑटोमेटेड सिस्टम होता है और सैंपल्स डाल के और कंट्रोल्ड फ्लो रेट और हाई प्रेशर मेंटेन करके सब्सटेंसेस को सेपरेट किया जाता है। तो इस तरह से अलग अलग प्रिंसिपल पर बेस्ड कई प्रकार की क्रोमेटोग्राफी होती है, लेकिन क्रोमेटोग्राफी बेसिकली एक सेपरेशन टेक्निक है जिसकी मदद से किसी भी पिगमेंट को, किसी भी चीज़ को हम सेपरेट कर सकते हैं।
अब ये मेथड ऑफ सेपरेशन किस आधार पे हम सेपरेशन करेंगे उस पर बेस्ड कई प्रकार की क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स होती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी की। जो आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी है, इन आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स बाइंड टू अपोजिटली चार्ज ग्रुप्स दैट आर केमिकली लिंक्ड टू अ मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है कि जो चार्ज के बेसिस पे इसमें सेपरेशन होता है, तो जो चार्ज्ड मॉलिक्यूल होते हैं वो अपोजिटली चार्ज्ड मॉलिक्यूल से बाइंड करते हैं। हमेशा एक थ्योरी होती है कि अपोजिट्स अट्रैक्ट एंड लाइक रिपेल, मतलब कि जो अपोजिट चार्ज होंगे उनका एक दूसरे के प्रति खिंचाव होगा और जो एक जैसे समांतर जो चार्जेस होंगे वो एक दूसरे से दूर भागेंगे। यानी अगर पॉजिटिव मॉलिक्यूल है तो वो नेगेटिव ग्रुप की तरफ अट्रैक्ट होगा और बाइंड होगा, है ना, जैसे कि बाइंड टू अपोजिटली charged matrix such as cellulose or agarose. In this type of chromatography, the stationary phase is negatively charged. इसमें जो stationary phase होता है वो negatively charged होता है और positively charged molecule जो है वो negatively charged stationary phase की तरफ bind करते हैं और इसकी तरफ attract होते हैं. Anions bind to cationic group and anion exchanger and the cations bind to anionic group that is cationic exchanger. जो anions होते हैं, anions वो होते हैं जो कि positively charged होते हैं, है ना, वो कैटायनिक ग्रुप से बाइंड करेंगे, ठीक है, यानी अपने नेगेटिवली चार्ज वाले ग्रुप से बाइंड करेंगे और इसको एनायन एक्सचेंजर कहेंगे। और एट द सेम टाइम जो कैटायन होंगे वो एनायनिक ग्रुप से बाइंड करेंगे, यानी कि जो नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल है वो पॉजिटिव वाले ग्रुप से बाइंड करेंगे और इसको कैटायन एक्सचेंजर कहेंगे। एनायन एक्सचेंजर इज अ मैट्रिक्स विद अटैच्ड डाई इथाइल अमीनो अथाइल ग्रुप। एनायन एक्सचेंजर एक मैट्रिक्स होता है जिसमें अटैच्ड डाई इथाइल अमीनो एथाइल ग्रुप होता है। एंड मोस्ट कॉमन कैटायन एक्सचेंजर इज अ मैट्रिक्स। सबसे कॉमन जो कैटायन एक्सचेंजर है वो एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर कार्बोक्सिल मिथाइल ग्रुप लगा हुआ होता है, ठीक है। अनायन एक्सचेंजर में ग्रुप याद करिए रखिएगा, अटैच्ड डाई इथाइल अमीनो इथाइल ग्रुप होता है और कैटायन एक्सचेंजर के अंदर कार्बोक्सी मिथाइल ग्रुप अटैच्ड होता है। द प्रिंसिपल ऑफ separation is done by reversible exchange of ions between the target ion present in the sample solution to the ion present on the ion exchanger। अब सेपरेशन किस बेसिस पे होगा कि जो मॉलिक्यूल हम सेपरेट कर रहे हैं उस पर जो चार्ज है और जिस आयन एक्सचेंजर के अंदर हम सेपरेशन कर रहे हैं उस पर जो चार्ज है, तो अपोजिट चार्ज, जैसे अगर हमें जिनको सेपरेट करना उसका जो पॉजिटिव वाला ग्रुप है वो आयन एक्सचेंजर के अंदर प्रेजेंट नेगेटिव वाले हिस्से से बाइंड करेगा और हमारे डाले हुए सब्सटेंस में जो नेगेटिव वाला ग्रुप है वो आयन एक्सचेंजर में प्रेजेंट पॉजिटिव ग्रुप से बाइंड करेगा, यानी अपोजिट चार्जेस में आपस में बाइंडिंग होगी और इसके बेसिस पर हम जो है वो प्रोटीन का या जो भी हम सेपरेट कर रहे हैं उसका सेपरेशन कर सकते हैं। जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं इस डायग्राम के अंदर कि जो पॉजिटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स हैं वो आयन एक्सचेंजर के नेगेटिव चार्ज हिस्से से जुड़ेंगे और जो नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल है वो आयन एक्सचेंजर के पॉजिटिव चार्ज वाले हिस्से से जुड़ेंगे और इस बेसिस पे इसका सेपरेशन हो जाएगा। Then working, the proteins to be separated are dissolved in a buffer of an appropriate pH। हम इसका सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे? जैसे मुझे प्रोटीन सेपरेट करना है तो मैं इसका सॉल्यूशन कैसे बनाऊंगी? प्रोटीन को पहले बफर के अंदर, है ना, बफर के अंदर डिसॉल्व करेंगे। बफर उस सॉल्यूशन को कहते हैं जिसका राउंड अबाउट जो थोड़ा बहुत चेंज अपने अंदर पीएच का रेजिस्ट कर सकता है ना, पीएच चाहे एसिडिक हो या अल्कलाइन हो, थोड़ा बहुत पीएच का चेंज अपने अंदर वो झेल सकता है ना। देन प्रोटीन्स टू बी सेपरेट, जिस प्रोटीन को हमें सेपरेट करना है उससे पहले हम बफर में डिसॉल्व करेंगे और नॉर्मल सॉल्ट कंसंट्रेशन जो मेंटेन है वो कॉलम जो आयन एक्सचेंजर में हम सेपरेशन करेंगे उसका भी हम नॉर्मल सॉल्ट कंसंट्रेशन मेंटेन करेंगे। कॉलम को हम बार बार वॉश करेंगे बफर से, है ना, और फिर प्रोटीन विथ रिलेटिवली लो एफिनिटी फॉर आयन एक्सचेंजर मूव थ्रू दी कॉलम फास्टर। और हम ये देखेंगे कि जब हम प्रोटीन सैंपल डालेंगे तो ऐसे प्रोटीन जिनकी आयन एक्सचेंजर के लिए कम एफिनिटी है वो कॉलम से ज़्यादा जल्दी मूव करेंगे उन प्रोटीन की अपेक्षा जिनकी हायर एफिनिटी है ना। देन कॉलम एफ्लुएंट इज कलेक्टेड इन अ सीरीज ऑफ, और ऐसे करके हम सेपरेशन करेंगे और जो कॉलम एफ्लुएंट होगा, जो हमारा सेपरेटेड प्रोटीन होगा, वो हम एक फ्रैक्शन के रूप में अलग कर लेंगे। थ्योरी ऑफ सेपरेशन बस यही है कि जो अपोजिटली चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स होंगे वो अट्रैक्ट होंगे और वो इस बेसिस पे आप डाले हुए प्रोटीन को सेपरेट कर सकते हैं।
हैं। प्रोटीन दैट बाइंड टाइटली टू द आयन एक्सचेंजर कैन बी एल्यूटेड बाय अप्लाइंग अ बफर। ऐसे प्रोटीन जो कि आयन एक्सचेंजर से टाइटली बाइंड करते हैं वो एक बफर अप्लाई करके सेपरेट किए जा सकते हैं, और ऐसे बफर को एल्यूएंट कहते हैं दैट हैज़ अ हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन और pH दैट रिड्यूसेस द एफिनिटी विद विच द मैट्रिक्स बाइंड्स द प्रोटीन। जो प्रोटीन आयन एक्सचेंजर को टाइटली बाइंड करते हैं, है ना, वो ज़्यादा जल्दी सेपरेट किए जा सकते हैं, है ना, और इनको बफर एक अप्लाई करके प्रोटीन्स की जो बाइंडिंग कैपेसिटी उसको बढ़ाया जा सकता है। और ऐसा बफर जो हम ट्रीट करेंगे, जो अप्लाई करते हैं प्रोटीन की बाइंडिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, उसे एल्यूएंट कहते हैं। और इसका सॉल्ट कंसंट्रेशन, एल्यूएंट का जो सॉल्ट कंसंट्रेशन होता है वो ज़्यादा होता है, और इससे ये प्रोटीन की जो बाइंडिंग होती है उसको बढ़ा देता है। द कॉलम एफ्लुएंट कैन बी मॉनिटर्ड फॉर द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन बाय मेजरिंग इट्स एब्जॉर्बेंस। और जो हम एल्यूएंट लगाएंगे उसकी एब्जॉर्बेंस देखकर हम ये बता सकते हैं कि उसकी बाइंडिंग कैपेसिटी कितनी होगी। ठीक है, एल्यूटेड फ्रैक्शन कैन ऑल्सो बी टेस्टेड फॉर द प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट। हम जो एल्यूटेंट यूज़ कर रहे हैं ये भी हमने देखना है कि वो पर्टिकुलर हमारे प्रोटीन के साथ बाइंड करेगा अच्छे से या नहीं करेगा। ठीक है, तो ये जो ओवरऑल आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी है चार्ज पर बेस्ड क्रोमेटोग्राफी है। मेन प्रिंसिपल इसका ये है कि इसमें जो अपोजिटली चार्ज मॉलिक्यूल होते हैं, एक तो हमारे पास वो सब्सटेंस होता है जिसका हमको सेपरेशन करना होता है, और एक हमारे पास तैयार कॉलम होता है। तो जिस सब्सटेंस का हमें सेपरेशन करना होता है उसे हम तैयार कॉलम में डालते हैं, और कॉलम के अंदर भी दोनों तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, और जो हम सेपरेट कर रहे होते हैं उसके अंदर भी पॉजिटिव नेगेटिव दो तरह के मॉलिक्यूल होते हैं। ये आपस में एक दूसरे से बाइंड करते हैं और इस बेसिस पे इसका सेपरेशन किया जा सकता है ना। इसके एडवांटेजेस क्या है? इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट मेथड फॉर द सेपरेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। यदि हमें चार्ज पार्टिकल का सेपरेशन करना है तो ये सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड मेथड है। इट कैन बी यूज्ड फॉर ऑलमोस्ट एनी काइंड ऑफ चार्ज मॉलिक्यूल। ये किसी भी चार्ज मॉलिक्यूल के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे कि लार्ज प्रोटीन, स्मॉल न्यूक्लियोटाइड और अमीनो एसिड के सेपरेशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ये एनालिटिकल और प्रिपरेटिव प्रोसेसेस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, और इनऑर्गेनिक आयंस को भी हम इससे आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी से सेपरेट कर सकते हैं, है ना। देन एप्लीकेशंस की यदि बात करें तो इसका जो है हम इसे ज़्यादातर यूज़ करते हैं न्यूक्लिक एसिड्स के हाइड्रोलिसिस में, है ना। और इसके अलावा हम चिलेटिंग रेजिन्स आर यूज टू कलेक्ट ट्रेस मेटल यदि सी वाटर से अलग करने हैं, समुद्री पानी से अगर हमें मेटल अलग करने हैं तो इसका इस्तेमाल करते हैं। और ल्यूनर क्लॉक और रेयर ट्रेस मेटल्स एलिमेंट्स अर्थ पे जो होते हैं उनको हम एनालाइज करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब दूसरी आती है हमारी हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन क्रोमेटोग्राफी फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। पोलर का मतलब होता है जिसे चार्ज में डिवाइड किया जा सकता है। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी हम पोलर मॉलिक्यूल के सेपरेशन के लिए कर रहे थे जिन्हें हम चार्ज के बेसिस पे सेपरेट कर सकते हैं। अब हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन क्रोमेटोग्राफी हम ऐसे मॉलिक्यूल्स के सेपरेशन के लिए इस्तेमाल करेंगे जिन्हें हम चार्ज के बेसिस पे सेपरेट नहीं कर सकते। पोलर मॉलिक्यूल मतलब अ मॉलिक्यूल विच इज डिविजिबल इनटू चार्जेस। ऐसा मॉलिक्यूल जिसे चार्ज के आधार पर, पॉजिटिव और नेगेटिव के आधार पर विभाजित किया जा सकता है, वो पोलर मॉलिक्यूल होता है। और नॉन पोलर मॉलिक्यूल ऑन दी सेम पॉइंट वो होगा जिसे चार्ज के आधार पे आप विभाजित नहीं कर सकते, पॉजिटिव और नेगेटिव में जो बांटा नहीं जा सकता। अब हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन क्रोमेटोग्राफी इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड फॉर सेपरेटिंग एंड प्यूरिफाइंग प्रोटीन्स इन देयर नेटिव स्टेट। अगर किसी प्रोटीन को हमें उसके मूल अवस्था में, उसकी नेटिव अवस्था में प्यूरिफाई या सेपरेट करना है तो हम हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन क्रोमेटोग्राफी का इस्तेमाल करेंगे। इट ऑल्सो प्रूव्स टू बी क्वाइट यूजफुल इन आइसोलेटिंग प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस। प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस को आइसोलेट करने में इस क्रोमेटोग्राफी का इस्तेमाल करते हैं। एंड देन प्रोटीन फोल्डिंग और अनफोल्डिंग, प्रोटीन की जो टर्शरी सेकेंडरी स्ट्रक्चर से फोल्डिंग शुरू होती है फिर टर्शरी में जाके 3D शेप होता है, तो प्रोटीन की फोल्डिंग और अनफोल्डिंग को यदि हमें स्टडी करना है तो भी हम हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन क्रोमेटोग्राफी का इस्तेमाल करते हैं। इन दिस द मैट्रिक्स मटेरियल इज स्लाइटली सब्सटीट्यूटेड विद ऑक्टाइल
और फिनाइल ग्रुप, इसमें जो मैट्रिक्स होता है वो ऑक्टाइल और फिनाइल ग्रुप वाला हम इस्तेमाल करते हैं। इसका प्रिंसिपल क्या है? दी सॉल्ट इन द बफर रिड्यूसेस द सॉल्वेशन ऑफ द सैंपल सॉल्यूट्स दस एज सॉल्वेशन डिक्रीजेस। जो इसमें भी हम बफर का इस्तेमाल करते हैं, जिस प्रोटीन का हमें सेपरेशन करना होता है उसका हम एक सॉल्ट बफर बना लेते हैं, जिससे कि जो सैंपल है उसका सॉल्वेशन, उसकी घुलने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है। हाइड्रोफोबिक रीजन्स दैट बिकम एक्सपोज्ड आर एब्जॉर्ब्ड बाय द मीडियम। और जो हाइड्रोफोबिक रीजन होते हैं, हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है पानी से डरने वाले, हाइड्रो मीन्स वाटर, फोबिक मतलब डरने वाले। तो जो पानी से डरने वाले रीजन होते हैं वो मीडियम से एब्जॉर्ब, मीडियम उन्हें एब्जॉर्ब कर पाता है। अकॉर्डिंग टू द सॉल्टिंग आउट थ्योरी, द हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड्स फॉर्म प्रोटेक्टेड हाइड्रोफोबिक एरिया अपॉन फोल्डिंग इन द एक्वस सॉल्यूशन। देखो सॉल्टिंग थ्योरी के हिसाब से क्या होता है कि जो हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड होते हैं, यानी कि जो पानी से डरने वाले अमीनो एसिड्स होते हैं, वो फोल्डिंग होने के बाद हाइड्रोफोबिक एरिया डेवलप कर लेते हैं। और जो हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड होते हैं दे अलाउ प्रोटीन्स टू बॉन्ड विद द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इन वाटर। मतलब पानी के साथ कौन जुड़ेंगे? जो हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड होंगे। देखो प्रोटीन का सेपरेशन कर रहे हैं, प्रोटीन अमीनो एसिड से बनता है, दो प्रकार के अमीनो एसिड होते हैं, हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक। अब ये सेपरेशन हम किस आधार पे कर रहे हैं कि हाइड्रोफोबिक को और हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड्स को अलग कर पाए। तो होगा क्या कि जो हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड्स होंगे ना, वो हाइड्रोफोबिक एरिया अलग बना लेंगे लेकिन पानी के साथ बॉन्डिंग नहीं बनाएंगे। और जो हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड होंगे वो तुरंत क्या करेंगे? पानी के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेंगे और उस बेसिस पे उसे सेपरेट किया जा सकेगा। एज ए रिजल्ट द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोटीन विल डिजॉल्व इन वाटर विल इंक्रीज इफ इनफ हाइड्रोफिलिक एरिया आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द प्रोटीन मॉलिक्यूल। और जैसे ही जो हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड है वो पानी के साथ में बॉन्ड बनाएंगे, तो इसका मतलब ये होगा कि जो हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड है वो पानी के अंदर घुल रहे हैं। पानी के अंदर जैसे ही घुलेंगे वैसे ही उनको सेपरेट करना आसान हो जाएगा। और जो नहीं घुलेंगे वो भी अलग दिखेंगे पानी में। तो जो ना घुले वाले हुए वो हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड हुए और जो घुलने वाले हुए वो हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड हुए। तो इस बेसिस पे हम प्रोटीन को, मॉलिक्यूल को, ये आप डायग्राम में भी देख सकते हो कि यहाँ हमने हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड के बेसिस पे प्रोटीन का सेपरेशन किया है। जो हाइड्रोफिलिक होंगे वो पानी में घुल गए और जो हाइड्रोफोबिक होंगे वो पानी में नहीं घुलेंगे। तो इस बेसिस पर हम इनका सेपरेशन कर सकते हैं। वर्किंग किस बेसिस पर? इसकी प्रोटीन विद डिफरेंट डिग्री ऑफ सरफेस हाइड्रोफोबिसिटी कैन बी सेपरेटेड बाय यूजिंग हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन क्रोमेटोग्राफी। द प्रोटीन्स आर बाउंड टू द हाइड्रोफोबिक लिगेंड ऑन द HIC रेजिन इन अ बाइंडिंग बफर विद अ हाई सॉल्ट कंसेंट्रेशन। जो प्रोटीन्स हैं उनकी जो अलग अलग डिग्री होगी हाइड्रोफोबिसिटी की, और उनको हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन क्रोमेटोग्राफी से इसी बेसिस पे सेपरेट किया जाएगा। व्हेन द आयनिक स्ट्रेंथ ऑफ द बफर इज रिड्यूस्ड द इंटरेक्शन इज रिवर्स्ड। जो बफर होगा उसकी आयनिक स्ट्रेंथ जब रिड्यूस होगी तो इंटरेक्शन जो है वो पलट जाएगा। देयरफॉर द प्रोटीन विद द लोएस्ट डिग्री ऑफ हाइड्रोफोबिसिटी इज एल्यूटेड फर्स्ट। और जिस प्रोटीन की जो हाइड्रोफोबिसिटी होगी, मतलब घुलने की जो क्षमता होगी यहाँ पर, वो जो सबसे कम होगी, तो वो घुला हुआ नहीं होगा, तो वो उसको उतनी आसानी से आप जो मोटे मोटे टुकड़े, मतलब जो चीज़ घुलेगी नहीं वो अलग आपको पानी में दिखेगी, उसको आप उतनी आसानी से सेपरेट कर सकते हो, है ना। हाइड्रोफोबिक वाला नहीं घुलेगा और हाइड्रोफिलिक वाला घुल जाएगा, है ना। तो और उसके बाद आप जो हाइड्रोफिलिक वाला है उसको फिर से बार बार इंटरेक्ट करा के सेपरेट कर सकते हो। फोबिक तो नहीं घुलेगा, आप आसानी से कर पाओगे, लेकिन फिलिक वाला जो है हाइड्रोफिलिक वो घुल जाएगा, तो उसको बार बार आप फिल्ट्रेशन टेक्निक और दूसरी टेक्निक्स इस्तेमाल करके घुले हुए पोर्शन को भी अलग करोगे। तो जो नहीं घुलेगा ना वो सबसे पहले अलग किया जा सकेगा। इसकी एडवांटेजेस क्या हैं इस टेक्निक की? ये डिटेक्शन सेंसिटिविटी को बढ़ाता है, फ्लो रेट्स को बढ़ाता है, बहुत एफिशिएंट यानी कि बहुत मानी हुई टेक्निक है, फास्ट टेक्निक है। प्रोटीन और एंटीबॉडी के सेपरेशन के लिए इसे अप्लाई किया जाता है और इंडस्ट्रीज में भी इस प्रोसेस को बहुत ज़्यादा अप्लाई किया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी। इन जेल फिल्ट्रेशन
chromatography, also called as size exclusion or molecular sieve chromatography. Molecules are separated according to their size and shape. यानी कि ये जो क्रोमेटोग्राफी होती है ये साइज और शेप के बेसिस पर सेपरेशन होता है, ठीक है। मतलब साइज मतलब उसका कितना बड़ा है वो जिसको आप सेपरेट कर रहे हो प्रोटीन को, कितना बड़ा कितना छोटा है साइज, और शेप यानी उसका आकार कैसा है, इस बेसिस पे ये क्रोमेटोग्राफी होती है। मैट्रिक्स इज एनक्लोज्ड इन अ क्रोमेटोग्राफिक कॉलम। मैट्रिक्स को एक क्रोमेटोग्राफिक कॉलम में एनक्लोज किया जाता है और सेपरेशन जो है वो एक्वस बफर, हम एक्वस बफर इसमें भी यूज़ करते हैं। एक्वस बफर को कॉलम से रन करते हैं और कॉलम से रन होने के बाद सेपरेशन करते हैं। मतलब कि हमारा प्रोसेस वही रहेगा, हम बफर बनाएंगे, कॉलम बनाएंगे, कॉलम में बफर के साथ उस सॉल्यूशन को डालेंगे जिसे सेपरेट करना है और इस बेसिस पे सेपरेट करेंगे। लेकिन जो बेसिस होगा सेपरेशन का, सेपरेशन किस आधार पर होगा, साइज और चार्ज के आधार पे। मॉलिक्यूल कन्फाइंड आउटसाइड द मैट्रिक्स बीट स्वीप थ्रू द कॉलम बाय मोबाइल फेस। और जो मॉलिक्यूल मैट्रिक्स के बाहर होंगे वो बीड और स्वीप करेंगे मोबाइल फेस से, ठीक है। अब प्रिंसिपल क्या है, जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी इज बेस्ड on the molecular size and hydrodynamic volume of the component। जो जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी है वो मॉलिक्यूलर साइज और कंपोनेंट की वॉल्यूम के ऊपर निर्भर करती है। मॉलिक्यूल्स आर सेपरेटेड बाय डिफरेंशियल एक्सक्लूजन और इंक्लूजन ऑफ सॉल्यूट एज दे पास थ्रू द स्टेशनरी फेज। और जैसे जैसे मॉलिक्यूल जो है वो स्टेशनरी फेज से पास होते हैं, जिस स्टेशनरी फेज में हाइड्रोपोरस क्रॉस लिंक्ड पॉलीमेरिक जेल या बीड्स हैं, उससे जैसे जैसे मॉलिक्यूल्स पास होते हैं वैसे वैसे उनका क्या होता है, सेपरेशन होता है। डिफरेंट परमिएशन रेट्स ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल कॉज देम टू सिल्ट इन द इंटीरियर ऑफ द जेल पार्टिकल। और डिफरेंट जो सॉल्यूट के सेपरेशन का रेट होता है वो अलग अलग होता है और इस रेट के आधार पर जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं वो धीरे धीरे करके जेल पार्टिकल्स के इंटीरियर में सेटल हो जाते हैं, है ना। और इस तरह से उसका सेपरेशन किया जा सकता है। कॉलम ऑफ पोरस मैट्रिक्स इज इन इक्विलिब्रियम विद द मोबाइल फेस फॉर द सेपरेशन ऑफ मॉलिक्यूल। जो पोरस मैट्रिक्स वाला कॉलम होता है वो मोबाइल फेस के मतलब स्टेशनरी फेस और मोबाइल फेस जो हैं वो एक दूसरे के साथ समांतर इक्विलिब्रियम यानी समान सिचुएशन बनाकर रखते हैं। लार्ज मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो पोर से पहले जो हैं वो सेपरेट हो जाते हैं और स्मॉल मॉलिक्यूल जो हैं वो मोबाइल फेज में और आउटसाइड फेज में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। और इस तरह से जो स्मॉल मॉलिक्यूल होते हैं वो स्लोली पास वो जो है वो फास्टर तरह से पास होते हैं और जो लार्ज मॉलिक्यूल हैं वो धीरे धीरे निकलते हैं कॉलम के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पे जो बेसिस होता है सेपरेशन का वो होता है साइज और शेप, उसके बेसिस पे सेपरेशन होता है। स्पेरिकल पार्टिकल्स ऑफ जेल फिल्ट्रेशन मीडियम आर पैक्ड इनटू अ कॉलम। जो स्पेरिकल शेप के पार्टिकल होते हैं उनका एक कॉलम बना लिया जाता है और सैंपल जो है उसको कॉलम में बफर के साथ मिक्स करके कॉलम में डाला जाता है। मोबाइल डिफ्यूजेज इन एंड आउट ऑफ द पोर ऑफ द मैट्रिक्स। और जो मॉलिक्यूल्स हैं वो जल्दी जल्दी कॉलम से पास होते हैं, इन और आउट पास होते हैं मैट्रिक्स से। स्मॉलर मॉलिक्यूल मूव फर्दर इनटू द मैट्रिक्स एंड सो स्टे लॉन्गर ऑन द कॉलम। हाँ, ये ध्यान रखना कि जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो धीरे धीरे सेपरेट होते हैं। क्यों? क्योंकि वो मैंने ऊपर शायद उल्टा बोल दिया था। ये ध्यान रखना कि स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो धीरे धीरे सेपरेट होते हैं। क्यों? क्योंकि वो कॉलम मैट्रिक्स के अंदर घुस जाते हैं और लंबे समय तक वो इसलिए कॉलम के अंदर रहते हैं। एज बफर पासिस कंटिन्यूसली थ्रू द कॉलम, मॉलिक्यूल्स दैट आर लार्जर देन द पोर्स ऑफ द मैट्रिक्स आर अनेबल टू डिफ्यूज इन द पोर एंड दे पास द कॉलम। और जैसे जैसे बफर कॉलम से जब मूव करता है तो क्या होता है कि जो बड़े साइज के मॉलिक्यूल होते हैं वो बफर मैट्रिक्स के अंदर घुस नहीं पाते हैं, तो इसलिए वो जल्दी से कॉलम से पास हो जाते हैं और उनका सेपरेशन पहले होता है। लेकिन जो छोटे मॉलिक्यूल होते हैं वो क्या होता है, मैट्रिक्स के जो पोर्स होते हैं उसके अंदर घुस जाते हैं और लंबे समय तक कॉलम में रहते हैं और इसलिए उनका सेपरेशन जो है वो डिले हो जाता है, देर से होता है, ठीक है। यानी सेपरेशन का बेसिस याद रखिएगा। ये जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी में क्या है, साइज एंड शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। जो छोटे मॉलिक्यूल होंगे वो मैट्रिक्स के कॉलम में घुस जाएंगे और लंबे समय तक कॉलम में रहेंगे, मैट्रिक्स के पोर में घुस जाएंगे और लंबे समय तक कॉलम में रहेंगे। और जो बड़े मॉलिक्यूल होंगे वो कॉलम से फटाफट पास करेंगे और फटाफट सेपरेट हो जाएंगे। इसका एडवांटेज ये है कि शॉर्ट एनालिसिस टाइम होता है। इसका जो एनालिसिस का टाइम होता है वो क्या होता है, शॉर्ट होता है। नैरो बैंड ये वाली क्रोमेटोग्राफी में आती है। सेंसिटिव मॉलिक्यूल्स का सेपरेशन इससे किया जा सकता है। सैंपल का कोई लॉस नहीं होता
होता, स्मॉल अमाउंट इसमें मोबाइल फेस का चाहिए होता है, फ्लो रेट जो है इसमें वो सेट किया जा सकता है। इसका एप्लीकेशन ये है कि ये प्रोटीन फ्रेगमेंटेशन एक्सपेरिमेंट में इसे यूज़ किया जा सकता है, मॉलिक्यूलर वेट डिटरमाइन करना उसमें इसे यूज़ किया जा सकता है, शुगर प्रोटीन और पेप्टाइड के सेपरेशन में इसे यूज़ किया जा सकता है, और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर प्यूरिफाइड प्रोटीन का डिटरमाइन करने में भी इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी इट इज़ अ टाइप ऑफ लिक्विड क्रोमेटोग्राफी फॉर द सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ स्पेसिफिक एनालिसिस ऑफ सैम्पल कंपोनेंट। सैम्पल कंपोनेंट का जब हमें स्पेसिफिक एनालिसिस करना हो या प्रोटीन की जब हमें क्वाटरनरी स्ट्रक्चर की स्टडी करनी हो तो हम कौन सी सेपरेशन टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं? एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी का इस्तेमाल करते हैं। It is a separation technique in which a mobile phase carrying a mixture is caused to move in contact with a selectively absorbent stationary phase। इसमें क्या होता है कि जो मोबाइल फेस होता है उसमें तो मिक्सर होता है और जो स्टेशनरी फेस होता है उसमें एक एब्जॉर्बेंट का इस्तेमाल किया जाता है। इट यूटिलाइजेज द रिवर्सिबल बायोलॉजिकल इंट्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूलर रिकॉग्निशन कॉल्ड एफिनिटी विच रेफर्स टू अट्रैक्टिंग फोर्सेस एक्सर्टेड इन डिफरेंट डिग्रीज बिटवीन एटम विच कॉज देम टू रिमेन इन कॉम्बिनेशन। इसका जो सेपरेशन का प्रिंसिपल है वो ये है कि एक प्रकार की एफिनिटी होती है, मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज जब इंट्रैक्ट करेंगे तो मॉलिक्यूल्स में फोर्स एक एफिनिटी होगी जिस बेसिस पे जब जो हम डालेंगे सेपरेशन के लिए सब्सटेंसेस वो अट्रैक्ट होंगे टूवर्ड्स द कॉलम बाय एफिनिटी। एफिनिटी का मतलब होता है लगाव, यानी कि जो कॉलम के अंदर मॉलिक्यूल हैं उनमें और जिन्हें हम सेपरेशन के लिए डाल रहे हैं उनमें एक बॉन्ड होगा, एक एफिनिटी होगी जिसके बेसिस पे उनके कॉम्बिनेशंस होंगे जिनके बेसिस पे वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे और इस अट्रैक्शन के बेसिस पे वो एक दूसरे से जुड़ जाएंगे और आसानी से सेपरेट होंगे। द स्टेशनरी फेज कंसिस्ट ऑफ अ सपोर्ट मीडियम ऑन विच द सबस्ट्रेट और लिगेंड इज बाउंड। जो स्टेशनरी फेजेस में एक सपोर्ट मीडियम होता है जिसपे सबस्ट्रेट या लिगेंड को कोवेलेंटली बाइंड किया जाता है इन सच अ वे दैट द रिएक्टिव ग्रुप दैट आर एसेंशियल फॉर बाइंडिंग ऑफ द टारगेटिंग मॉलिक्यूल्स आर एक्सपोज्ड। और इस तरह से स्टेशनरी फेज पे सपोर्ट मीडियम की बाइंडिंग की जाती है कि जो लिगेंड होता है वो यहाँ कोवेलेंटली बाइंड किया जाता है और जो रिएक्टिव ग्रुप हो वो बाहर की तरफ एक्सपोज हो जाए। रिएक्टिव ग्रुप दैट आर एसेंशियल फॉर बाइंडिंग टू द टारगेट मॉलिक्यूल, मतलब जो जैसे कि कॉलम में जो रिएक्टिव ग्रुप है वो बाहर एक्सपोज हो जाए, ये रिएक्टिव ग्रुप जो सॉल्यूशन डलेगा सेपरेशन के लिए उस सॉल्यूशन के ग्रुप्स से बाइंड कर सके। तो जब तक कॉलम का जो रिएक्टिव ग्रुप नहीं होगा वो बाइंड नहीं होगा तब तक सेपरेशन वो एक्टिवेट नहीं होगा, वो एक्सपोज नहीं होगा, तब तक सेपरेशन नहीं हो सकता। एज द क्रूड मिक्सचर ऑफ द सब्सटेंसेस पास थ्रू द क्रोमेटोग्राफिक कॉलम, सब्सटेंसेस with binding site for the immobilized substrate bind to the stationary phase while all the other substrate is eluted in the void volume of the column. Once the other substances are eluted, the bound target molecule can be eluted by methods such as including a competing ligand in the mobile phase or changing the pH, ionic strength और polarity of the substance। देखो सीधा सा फंडा है। फंडा क्या है? यहाँ पर एक कॉलम है, कॉलम के अंदर कुछ मॉलिक्यूल्स आपने डाल दिए, कॉलम से बाइंडेड हैं, ऊपर से आपको जो सेपरेट करना है आप वो चीज़ उस कॉलम में डाल रहे हो। अब मॉलिक्यूल जो कॉलम में बाइंडेड है वो ऐसे होने चाहिए कि कॉलम में बाइंडेड मॉलिक्यूल का जो रिएक्टिव ग्रुप है, जो ऊपर से सेपरेटेड मटेरियल, जो सेपरेट होने वाला मटेरियल आएगा उस मटेरियल के ग्रुप के साथ बाइंड करे, दोनों के बीच में बाइंडिंग होगी, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगा और ये कॉम्प्लेक्स जो है ये कॉलम के ऊपर चिपक जाएगा और बाकी का मटेरियल बाहर हो जाएगा। तो बाद में आप इस कॉलम का पीएच चेंज करके या रिपीटेड क्रोमेटोग्राफी करके या आयनिक स्ट्रेंथ कॉलम की चेंज करके उस कॉम्प्लेक्स को अलग कर सकते हो, जो कॉलम के मटेरियल और जो सेपरेट होने वाला मटेरियल था जब वो अंदर उसके ड्रॉपलेट्स गिर रहे थे तो जो मटेरियल, जो प्रोटीन हमको सेपरेट करना था उसके बीच में और जो कॉलम पर उपस्थित मटेरियल था उसके बीच में बाइंडिंग हुई और जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो गया दोनों की बाइंडिंग से वो कहाँ रह गया? वो कॉलम में ही रह गया। और बाद में पीएच चेंज करके या कंडीशन आयनिक स्ट्रेंथ को बदलकर हमने उस कॉम्प्लेक्स को उस कॉलम से क्या कर लिया?
सेपरेट कर लिया। तो ये क्या था, एफिनिटी थी, कॉलम के अंदर जो ग्रुप है उसमें और जो प्रोटीन हम सेपरेशन के लिए डाल रहे थे उसमें, इनके बीच में एक लगाव था जिसके कारण उन्होंने एक बॉन्ड बना लिया, एक कॉम्प्लेक्स बना लिया, और ये कॉम्प्लेक्स आयन एक्सचेंजर पर ही रह गया, और फिर हम बाद में आयन एक्सचेंजर से इस कॉम्प्लेक्स को जो है वो सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, इस टेक्निक में अ मॉलिक्यूल लिगेंड दैट स्पेसिफिकली बाइंड्स टू द प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट इज कोवेलेंटली अटैच टू द इनर मैट्रिक्स। ठीक है, इसमें क्या होता है, वही होता है कि जो भी हम मॉलिक्यूल सेपरेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं वो इनर मैट्रिक्स पे अटैच रहता है। व्हेन एन इम्प्योर प्रोटीन सॉल्यूशन इज पास थ्रू द क्रोमेटोग्राफिक मटेरियल द डिजायर्ड प्रोटीन बाइंड्स टू द इमोबिलाइज्ड लिगेंड, और जैसे ही हम सॉल्यूशन को पास करते हैं जो डिजायर्ड प्रोटीन होता है वो इमोबिलाइज्ड लिगेंड से बाइंड करता है। वेरियस अदर सब्सटेंसेज आर वॉश थ्रू द कॉलम विद द बफर, और जो बाकी के सब्सटेंसेज हैं वो बफर से वॉश कर दिए जाते हैं। डिजायर्ड प्रोटीन कैन बी रिकवर्ड इन हाईली, वही प्रिंसिपल है कि आयन एक्सचेंजर पर एक मॉलिक्यूल बाइंड होगा, है ना, और ऊपर से आपको जो सेपरेट करना है आप उसे डालेंगे जो आयन एक्सचेंजर पे बाइंडेड है, और जो ऊपर से आप डाल रहे हो उसके बीच में कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगा और कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे, और आयन एक्सचेंजर पे वो कॉम्प्लेक्सेस रह जाएंगे। बाद में आप पीएच बदल के आयन एक्सचेंजर से उसे सेपरेट कर सकते हैं। इन इम्यूनो एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी एंड एंटीबॉडीज अटैच टू द मैट्रिक्स, और इम्यूनो एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी में हम क्या करते हैं, एंटीबॉडी को अटैच करते हैं मैट्रिक्स से, तो जो प्रोटीन हम डालते हैं वो एंटीजन होता है। इम्यूनोलॉजी का एक प्रिंसिपल होता है कि एक एंटीजन अपनी ही अगेंस्ट बनी एंटीबॉडी से बाइंड करेगा। ठीक है, तो जो प्रोटीन हम डालते हैं उसके खिलाफ उसकी एंटीबॉडी इस्तेमाल की जाती है, और ऐसे ही दोनों की बाइंडिंग होगी और उस बाइंडिंग से कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगा, आयन एक्सचेंजर पे कॉम्प्लेक्स डिपॉजिट हो जाएगा, और बाद में आप पीएच ऑल्टर करके आयनिक स्ट्रेंथ ऑल्टर करके उसे सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, फिर इन मेटल चिल्लेट एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी डाईवेलेंट, अगर हम मेटल चिल्लेट एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी करते हैं तो हम डाईवेलेंट मेटल आयन जैसे जिंक और निकल इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसकी मदद से हम ये मेटल चिल्लेट क्रोमेटोग्राफी, मतलब वही मेटल के साथ कोई ऐसा सब्सटेंस आयन एक्सचेंजर पे कोट, ये कोई मेटल कोट कर देंगे कॉलम के अंदर, और ताकि जो भी मटेरियल हमें सेपरेट करना है वो मेटल के साथ बाइंड कर जाएगा, कॉम्प्लेक्स बनाएगा, और वहाँ से आयन एक्सचेंजर पे वो कॉम्प्लेक्स डिपॉजिट हो जाएगा, और फिर बाद में हम उसे सेपरेट कर सकते हैं। इस तरह की क्रोमेटोग्राफी की स्पेशलिटी क्या है, ये बहुत स्पेसिफिक होती है। इससे जो टारगेटेड मॉलिक्यूल होता है वो हाई प्योर स्टेट में ऑब्टेन किया जा सकता है। ये सिंगल स्टेप में प्यूरिफिकेशन होता है। मैट्रिक्स को जो है हम जल्दी रैपिडली रीयूज़ कर सकते हैं। मैट्रिक्स जो है वो सॉलिड होता है, उसको ईजिली वॉश कर सकते हैं, और हाई यील्ड हम इससे ऑब्टेन कर सकते हैं। एप्लीकेशन, जब हमें बहुत सारे मिक्सचर को सेपरेट करना हो तो हम इस मेथड का इस्तेमाल करते हैं। इम्प्यूरिटीज़ रिमूव करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। एंजाइम के ऐसे में इसका इस्तेमाल करते हैं। सबस्ट्रेट को डिटेक्ट करने में इसका इस्तेमाल करते हैं, है ना। बाइंडिंग साइट अगर हमें एंजाइम की पता लगानी हो तो इसका इस्तेमाल करते हैं। और एसएनपी, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, ये कभी फिर बताऊंगी क्या होता है। सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म और म्यूटेशन की स्टडी में से इस्तेमाल करते हैं। अभी तो आप बस इतना ही याद रखिएगा, इससे ज़्यादा बताऊंगी तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। ऑलरेडी टॉपिक थोड़ा लंबा है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है, आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। इसकी रिसेंट स्टडी में क्या है, मतलब ये एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी का तो मेरे ख्याल आप समझ गए होंगे। इसमें दो मॉलिक्यूल्स के बीच की जो एफिनिटी, जो लगाव होता है, उसके बेसिस पर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो जाता है, जो कि आयन एक्सचेंजर से कॉलम से, सॉरी आयन एक्सचेंजर गलती से बोल रही हूँ, जो कि क्रोमेटोग्राफी का जो कॉलम तैयार करते हैं हम उससे चिपक जाता है, और फिर कॉलम से हम इसे पीएच ऑल्टर करके या आयनिक स्ट्रेंथ ऑल्टर करके इसे कॉलम से हटा सकते हैं। अब रिसेंट स्टडी इस फील्ड में क्या हुई है, कैरोलिन रिचली वर्कड ऑन 4 टाइप ऑफ कॉलम क्रोमेटोग्राफी दैट आर कॉमनली यूज्ड इन प्रोटीन प्यूरिफिकेशन एंड डिस्कस्ड द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस एंड पोटेंशियल प्रॉब्लम ऑफ ईच। इन्होंने 4 तरह की कॉलम क्रोमेटोग्राफी जो है नई तरह की वो डिस्कवर करी है 2012 में। 2013 में सरस्वत वर्कड ऑन डिस्कसिंग ऑन एक्वस 2-phase पार्टीशन, मेम्ब्रेन क्रोमेटोग्राफी एंड हाई परफॉर्मेंस टेंजियल फ्लो फिल्ट्रेशन। इन्होंने 2-phase पार्टीशन सिस्टम, मेम्ब्रेन क्रोमेटोग्राफी और हाई परफॉर्मेंस टेंजियल फ्लो फिल्ट्रेशन सिस्टम के ऊपर
काम जो है वो करा है। अब कंक्लूजन हम ये कह सकते हैं कि क्रोमेटोग्राफी जो है वो एक इम्पॉर्टेंट बायोफिजिकल टेक्निक है जिससे कि हम किसी भी सब्सटेंस का सेपरेशन, आइडेंटिफिकेशन और प्यूरिफिकेशन करवा सकते हैं। वो सब्सटेंस के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट हैं उनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसका क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस करा सकते हैं। फर्स्ट एनालिटिकल यूज़ ऑफ क्रोमेटोग्राफी, सबसे पहला जो एनालिटिकल यूज़ है क्रोमेटोग्राफी का, दी तो टिस्विट ने थी, लेकिन फर्स्ट एनालिटिकल यूज़ जो था वो दिया था जेम्स और मार्टिन ने 1952 में। ठीक है, और क्रोमेटोग्राफी एक बहुत ही अच्छा मेथड है प्रोटीन को सेपरेट करने के लिए, क्योंकि हम इसको इस्तेमाल करके साइज, बाइंडिंग एफिनिटी, चार्ज और दूसरी प्रॉपर्टी के बेसिस के ऊपर सेपरेशन कर सकते हैं प्रोटीन का। ठीक है, देन आई होप आपको टॉपिक समझ में आया होगा। अपना फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू वेरी मच। कीर्ति ये बोल रही है कि अंदर की लाइट बंद नहीं होती है। अंदर वाली दुकान की 2-3 दिन जल रही थी लाइट। मैम ये तो वो बंद करते हैं, हम तो वो मेंबर ही नहीं जाते 8 बजे तक तो। अरे ये अंदर वाली दुकान की लाइट, वो राखी दीदी यहाँ से मुझे ये नहीं सुनना। आज के बाद ये एक दूसरे का नाम लेना तुम लोग बंद कर दो कि राखी दीदी करती, पप्पू भैया करती। तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरे एरिया की लाइट बंद करना और पूरे एरिया का वो चेक करना। ये राखी को तो छोड़ो, उसका तो कोई वैसे भी उसको छोड़ना है तो उसका